सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का क्रांतिकारी भाषण बाबा साहब का। हूबहू बाबा साहब के ही शब्दों में प्रस्तुतिकरण करने की जिम्मेदारी हमारी है। बाबा साहब का 6 मई 1945 का ऐसा भाषण लेकर हम उपस्थित हुए हैं जिसमें बाबा साहब उन परिस्थितियों को बताते हैं जिन परिस्थितियों में बाबा साहब स्वयं फंस चुके हैं। यानी कि एक तरफ अस्पृश्यों का संघर्ष है, अस्पृश्यों के लिए संघर्ष कर रहे हैं बाबा साहब उनके अधिकारों के लिए, लेकिन दूसरी तरफ जो है एक बड़ा जन समुदाय जिसमें हिंदू मुसलमान समेत बड़ी संख्या में लोग एक तरफ हैं और एक तरफ बाबा साहब अकेले हैं। उन्हीं परिस्थितियों को जिक्र करते हुए क्या कुछ बाबा साहब यहाँ कहते हैं, आज का स्पीच आपको जरूर सुनना चाहिए। हम बिना विलंब के और बिना किसी औपचारिकता के सीधे बाबा साहब के स्पीच की तरफ आपको ले चलेंगे। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत के सौजन्य से शुरू हो चुका है। विषय है अपनी हिम्मत और कर्तव्यता के सारे देश के लिए जो करना है वह हम अपने बल पर करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण बांग में खंड 39 का ये स्पीच लेकर हम उपस्थित हुए हैं, जो पेज नंबर यहाँ पर 429 से लेकर 434 तक है। सम्मानित साथियों, पहला भाग हम ऑलरेडी आपके समक्ष रख चुके हैं जिसमें बाबा साहब का स्पीच नहीं था, कार्य योजना थी। यानी कि बाबा साहब के इस स्पीच देने के लिए जो कार्यक्रम की विधिवत तैयारी हुई, जिस तरह से विस्तार, चूंकि 2 दिवसीय कार्यक्रम था 5 मई और 6 मई 1945, तो 5 मई को अन्य वक्ताओं के स्पीच होते हैं और उन स्पीचेज को हम संक्षेप में आपको बता चुके हैं इससे पहले वाले अंबेडकर संदेश में। और आज हम आपको बता दें 6 मई को जो कि 1945 में बाबा साहब का स्पीच होने जा रहा है, उससे पहले बाबा साहब यहाँ विद्यार्थी परिषद से मुलाकात करते हैं। विद्यार्थियों के क्या मांगे हैं, क्या विद्यार्थियों की अपेक्षाएं हैं, समता सैनिक दल के बारे में हालचाल जानने के बाद यहाँ पर प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करते हैं बाबा साहब। और साथ ही साथ हम आपको बता दें गांव में होने वाले जुल्म से अवगत होते हैं। जो प्रतिनिधि यहाँ पर गांव से आए हुए हैं उन्होंने अस्पृश्यों पर हो रहे अत्याचार के बारे में बताया कि किस तरह से उन्हें उनका मेहनत जो वो करते हैं उस मेहनत के अनुरूप उनको पैसा नहीं मिलता, तनख्वाह नहीं मिलती है, और साथ ही साथ महंगाई भत्ता बहुत कम मिलता है और लोकल स्थानीय जो पुलिस अधिकारी हैं उनके हाथ में हमारी नौकरी रहती है। ऐसे में वो कहीं ना कहीं जो वेतन का पैसा है वो भी वो ऐंठ लेते हैं और हमें बहुत कम पैसा मिल पाता है। तो इस तरह से यहाँ पर मिल मजदूरों की क्या शिकायतें हैं, ये भी बाबा साहब यहाँ परिचित होते हैं। दलित समाज की एकता पर विशेष बल देते हुए क्या कुछ कहते हैं, अब हम आज के स्पीच जो बाबा साहब का स्पीच है लेकर उपस्थित हो चुके हैं। रविवार दिनांक 6 मई 1945 को अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के तीसरे अधिवेशन के लिए बनाए गए विशाल साध्वी रमाबाई अंबेडकर नगर में अखिल भारतीय महिला परिषद के अधिवेशन के बाद डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण भाषण हुआ। उनका भाषण सुनने के लिए करीब 1.5 लाख का जन समुदाय वहाँ इकट्ठा था। सम्मानित साथियों, ये बहुत बड़ी संख्या है। 1.5 लाख लोगों को बाबा साहब संबोधित कर रहे हैं। आप सोच कर देखिए, विचार कीजिए, 1.5 लाख लोगों को बाबा साहब ने क्या समझाया ऐसा। और ये वो स्थिति थी, 1.5 लाख लोग होने के बावजूद वहाँ पर यदि कोई सुई भी गिर जाती ना तो उसकी भी आवाज़ आती। इतना सन्नाटा था जैसे ही बाबा साहब इस कार्यक्रम स्थल पर पहुँचते हैं। तो इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इतना जब अनुशासित ये कार्यक्रम हो रहा है और जिसमें इतनी बड़ी जन समुदाय, मैं समझता हूँ इससे पहले इतना बड़ा जन समुदाय कभी भी बाबा साहब के स्पीचेज में हमने प्रस्तुत नहीं किया है। आगे हम कर सकते हैं इसका निश्चित रूप से हमें अंदाजा है, लेकिन अभी तक नहीं किया है, ये हम बहुत विश्वास के साथ कह रहे हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश, हो सकता है इससे पहले कि डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपने बात किए हों ना किए हों,
लेकिन आज आप अंत तक जरूर बात करेंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। जो यहाँ पर देखिए बात हो रही है बाबा साहब के स्पीच की, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण भाषण है। स्वागत मंडल द्वारा बाबा साहब से विनती की गई कि वे लोगों के सामने आकर उन्हें दर्शन दें, जो डॉक्टर बाबा साहब ने मानी। श्री मडके बुआ ने डॉक्टर बाबा साहब को गले में फूल माला डाली। 7:05 हुए जब डॉक्टर बाबा साहब वक्ता के लिए खास तौर से बनाए गए मंच पर आए। अंबेडकर जिंदाबाद के नारों और तालियों से गड़गड़ाहट से समूचा वातावरण गूंज उठा। उपस्थित जन समुदाय में हिंदुस्तान के एक्सप्रेस लोग उपस्थित थे। दूर दराज से आए हुए लोगों की अपने इकलौते नेता पर कितनी अनन्य भक्ति है, ये उनके कट्टर विरोधियों को भी मानना पड़ेगा। ये असीम अस्पृश्य जन समुदाय स्वाभिमान, स्फूर्ति और चैतन्य के उफान पर था। डॉक्टर बाबा साहब का भाषण सब लोग तस्वीर की तरह निस्तब्ध होकर सुनने लगे। सुई के गिरने की आवाज भी सुनाई दे, ऐसी शांति वहां छाई थी। डॉक्टर बाबा साहब ने अपने भाषण में कहा कि इस अपार जन समुदाय को देखकर सार्वजनिक काम करने वाले किसी को भी अचरज महसूस होगा, आश्चर्य लगेगा। सार्वजनिक कामों में कार्यकर्ताओं के पास विशेष विद्या अथवा बुद्धि की जरूरत नहीं होती। काम करने की सच्ची लगन हो, त्याग करने की मानसिकता हो तो कोई भी अच्छा काम कर सकता है। ऐसे लोग हमारे बीच हैं और उम्मीद है कि कुछ और भी पैदा होंगे। हमारा काम बेहद कठिन है। कांग्रेस, मुस्लिम लीग या हिंदू महासभा की तरह हमारे पास धन नहीं है, सो तनख्वाह देकर जागृति लाने के लिए इस काम के लिए लोगों को नियुक्त करना संभव नहीं है। हमारे कुछ लोग अति अज्ञानी और भोले होने के कारण कांग्रेस तथा हिंदू महासभा के लोगों द्वारा लालच दिए जाने पर ऐसे लोग उनके बस में चले जाते हैं। इतना ही नहीं, वे कांग्रेस या हिंदू महासभा के प्रचारक बनकर हमारे आंदोलन में फूट डालने की कोशिश करते हैं। सामान्य साथियों, क्या वर्तमान परिदृश्य में वो चाहे सामाजिक आंदोलन हो या राजनीतिक आंदोलन हो, क्या इस तरह की परिघटनाएं हो रही हैं जो अपने ही समाज में फूट डालने का काम करते हों? यदि ऐसा कुछ हो रहा है, कोई एग्जाम्पल आपके पास है, साक्ष्य है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बाबा साहब कहते हैं कि हमारे आंदोलन के प्रचार के लिए हमारे हाथ में हमारा कोई अखबार नहीं है। कांग्रेस के अखबार हमारी खबरें छापते ही नहीं हैं, कभी छापा तो कुछ विकृत छाप देते हैं। यहाँ उपस्थित जन समुदाय को देखें तो कोई भी यही कहेगा कि यहाँ 1.25 से 1.5 लाख की संख्या में लोग मौजूद हैं, लेकिन कल की ऐसी ही एक सभा के बारे में एक मराठी अखबार ने केवल 600 लोगों के उपस्थित होने की बात लिखी है। सामान्य साथियों, 6 मई 1945 को बाबा साहब ये स्पीच दे रहे हैं। 5 मई 1945 का, यानी कि जस्ट एक दिन पहले की बात बाबा साहब कह रहे हैं। लोग तो इतने ही 5 मई को भी थे और 6 मई को भी उतने ही लोग हैं, लेकिन अखबार ने 1.5 लाख की जगह मात्र 500-600 लोगों की संख्या दर्शाई है। कहने का तात्पर्य यह है, बाबा साहब ये कहते हैं कि यदि आपका अपना स्वयं का अखबार होगा तो वो सच्ची खबर को छापेगा। लेकिन यदि आपका स्वयं का अखबार नहीं है, दूसरे का अखबार है, खासकर आप महसूस कर रहे होंगे तथाकथित देशभक्तों का अखबार है, तो वो इस तरह की खबर को भी देखिए छाप नहीं रहे हैं। 1.5 लाख की संख्या को 600 में सीमित कर दे रहे हैं। तो बाबा साहब इस बात पर बल देते हैं कि हमारा अपना स्वयं का अखबार होना चाहिए। इस बात को हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। लॉर्ड बेवेल साहब विदेश गए हुए हैं, क्यों गए हैं कोई नहीं जानता। हालांकि जो खबरें सुनने में आई हैं उसके आधार से यही लगता है कि हिंदुस्तान के नए संविधान को लेकर चर्चा के लिए लॉर्ड बेवेल साहब गए हैं। भूल भाई देसाई और कांग्रेस के खतों ने ये बातें फैलाई है। सो कहा जा सकता है कि उनमें सत्यांश होगा ही। इसी बारे में कुछ बातें मैं आज बताना चाहता हूँ। मेरा भाषण अंग्रेजी में लिखा हुआ है। मातृभाषा के बजाय अंग्रेजी में भाषण लिख लाने का मलाल है, लेकिन अंग्रेजी राजनीति की भाषा होने के कारण सरकार तथा अन्य सभी तरह के लोगों की समझ में आए, इसलिए भाषण अंग्रेजी में ही लिखना पड़ा। आप सबकी जानकारी के लिए इस अंग्रेजी भाषण का मराठी तर्जुमा अपने जनता अखबार में प्रकाशित होगा।
यानी कि जिन लोगों को अंग्रेजी स्पीच नहीं समझ में आएगा उनका मराठी में, बाबा साहब का स्पीच जो अंग्रेजी का है, अंग्रेजी में है, वो मराठी में जनता अखबार में प्रकाशित किया जाएगा, वहाँ पढ़कर उसको समझ जाएंगे। आज कई लोगों की नज़रें अस्पृश्य वर्ग पर टिकी हैं। किसी समय अस्पृश्यों को कोई पूछता नहीं था। 1928 में साइमन कमीशन नियुक्त हुआ। उस समय लॉर्ड बर्किनहेड ने लोगों से कहा था कि आप राजनीतिक संविधान का निर्माण कर बताइए। इसी लॉर्ड बर्किनहेड के कहने से 1928 में कांग्रेस ने नेहरू कमेटी नियुक्त की। इस नेहरू कमेटी ने संविधान के बारे में जो रपट लिखी है वह पढ़ने लायक है। सामान्य साथियों, आप भी गौर कीजिएगा। अस्पृश्यों को तो उसे जरूर पढ़ना चाहिए। बाबा साहब कहते हैं 150 प्रश्नों की इस रपट में केवल 3 वाक्यों में अस्पृश्यों का फैसला सुना दिया गया है। इन 3 वाक्यों में नेहरू रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है, जान लीजिए। पहला, अस्पृश्यों का मसला राजनीतिक नहीं धार्मिक है। जबकि गोलमेज सम्मेलन से लेकर अब तक लगातार बाबा साहब इस बात को कह रहे हैं कि अस्पृश्यों का जो मसला है वो राजनीतिक है, धार्मिक नहीं है। धार्मिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो अस्पृश्य हिंदू समाज से बिल्कुल पृथक हैं, स्पष्ट तौर पर अलग हैं, अलग घटक हैं। ये बात बार बार बाबा साहब ने सिद्ध की है। बावजूद इसके यहाँ पर जब ये समिति रिपोर्ट रखती है तो उसके 3 बिंदु हमारे सामने बाबा साहब रखते हैं। कहते हैं अस्पृश्यों का मसला राजनीतिक नहीं धार्मिक है, ये नेहरू रिपोर्ट ने लिख कर दिया है। दूसरा, केवल सिख और ईसाइयों के बारे में कुछ सवालों को हल करना होगा। यानी कि अस्पृश्यों की एक बड़ा जन समुदाय जो लगभग 8 करोड़ की आबादी उस समय थी, उसको नज़रअंदाज किया गया। सम्मानित साथी, यहाँ पर क्या साबित होता है? 1928 में कांग्रेस 7 करोड़ लोगों को शून्य करार दे रही है। 2 सालों बाद गोलमेज परिषद हुई, वहां अस्पृश्यों ने और कुछ किया हो न किया हो, शून्य के 10 किए हैं, 1 पर शून्य लगाया। तालियां होती हैं सम्मानित साथियों, क्योंकि बाबा साहब क्रांतिकारी भाषण दे रहे हैं। लेकिन गांधी ने 10 के फिर 1 बनाने की योजना बनाई, हालांकि वे कुछ कर नहीं पाए। आपको मालूम है गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब का विरोध करने वाले महात्मा गांधी थे। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि उन्होंने जो हमने 10 तक मामला बढ़ाया 0 से, वो उन्होंने पुनः 1 पर लाने की कोशिश की, हालांकि कुछ कर नहीं पाए। पिछले वर्ष सबके दिलों को जोड़ने के लिए सपुरुष समिति बनी। इस समिति ने नया संविधान कैसा हो इस बारे में एक कच्चा ढांचा बना लिया है। सपुरुष समिति के अनुसार 10 के इस आंकड़े को 50 के पार पहुंचाना होगा। 50 के पार यानी अस्पृश्यों की उन्नति 0 से 50 से ऊपर तक हुई है। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच यहाँ पर बाबा साहब का स्पीच आगे बढ़ता हुआ बाबा साहब कहते हैं, कांग्रेस, राय ग्रुप और कम्युनिस्ट हमसे निकटता बनाते हैं ताकि वे हमारे आंदोलन के निष्प्रभ कर दें। मतलब वो ये कांग्रेस है, राय ग्रुप है, वो हमसे निकटता दर्शाने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे आंदोलन को निष्प्रभ कर दें। कम्युनिस्टों का संदेश के साथ खत उनके इसी उद्देश्य के साथ आया था कि कल उस खत को मैं अधूरा पढ़कर छोड़ दिया। 1920 में कांग्रेस के साथ हमारा जो झगड़ा चल रहा है 1920 से, वह कभी मिटेगा या नहीं कह नहीं सकते। पिछले कई सालों में हमारा कांग्रेस के साथ जब संघर्ष चल रहा था तब कम्युनिस्ट और राइस्ट दूर से चुपचाप देखते रहे थे, हमारी बुराई करते रहते थे। हमें राजनीतिक रूप से संरक्षक बंधन चाहिए और पिछले 20 सालों में उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं किया। उन्हें अभी हमारे बारे में अपनापन क्यों महसूस हो रहा है? रायवादी पूछते हैं कि अस्पृश्य हमारे साथ आकर क्यों नहीं मिलते? कांग्रेस की महिलाएं महारों की बस्ती में जाकर हमारी महिलाओं के सिर के जुएं बीनती हैं, उनकी साड़ियां धोती हैं, हमारे बच्चों को नहलाती हैं। हाल ही में कांग्रेस की महिलाओं ने पुणे की मांग बस्ती में जाकर हमारे बच्चों को दूध पिलाया। हालांकि दूसरे दिन खबर ये आई कि हमारे बच्चों को दस्त होने लगे हैं। यहाँ पर हंसी होती है। इस तरह का अपनापन और स्नेह ये लोग क्यों दिखाते हैं, ये आप लोगों को समझना होगा। हमारे युवा छात्र भाई और अइष्टों की बातों में आते हैं, लेकिन जिन लोगों ने हमेशा विरोध किया उनके मन में आज हमारे बारे में प्रेम क्यों उपजा, ये समझना बहुत ज़रूरी है। उदाहरण के तौर पर गुड़ की ढेली से जब चींटे चिपकते हैं तो उसका जतन करने के लिए नहीं बल्कि उसे चाटने के लिए चिपकते हैं। आज अस्पृश्य लोग गुड़ की ढेली हैं, इसीलिए कम्युनिस्ट और राइस्ट
रूपी जो बंदर हैं वो चींटे आएंगे तो गुड़ खा जाएंगे। इस बात को ध्यान रखना होगा। स्वराज का अर्थ हम अच्छी तरह जानते हैं। ऐसा नहीं है कि कम्युनिस्ट या और कोई हमें बताए तभी बातें हमारी समझ में आएंगी। हम कांग्रेस को भी राजनीति सिखा सकते हैं। हम अपनी हिम्मत और कर्तव्यता से देश के लिए और अपने किए को जो करना होगा, अपने लिए जो करना होगा वो अलग से अवश्य करेंगे। हमें किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। इस देश में हिंदू और मुसलमान के बीच सुलह कराकर राष्ट्रीय सरकार लाने की कोशिश चल रही है। 40% मुसलमान और बाकी अन्य सभी, ये फार्मूला उन्होंने किस आधार पर बनाया है कुछ समझ में नहीं आया। 22% मुसलमानों को 40% और अस्पृश्य और सिख 30% होते हुए उन्हें मात्र 20%, ये कैसा न्याय है। मुझे हिंदू लोगों पर तरस आता है। हिंदू अच्छी तरह जानते हैं कि अस्पृश्य लोग निर्धन हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं। इसके बावजूद उनके लिए केवल 20% और जो राजवंश के हैं उन्हें 40%। ये कैसा न्याय हुआ। एक युवा व्यक्ति की विवाहेतर संबंधों से 4 संतानें हुई। उस औरत के गुजर जाने के बाद वह आदमी सन्यासी हुआ। उसका एक शिष्य बामन भट्ट नाम का एक दोस्त और ये 4 बच्चे। इस प्रकार उसका परिवार था। एक बार एक गृहस्थ ने उसे श्राद्ध के लिए भोजन का आमंत्रण भेजा। गुरु घंटाल ने जजमान से 8 रोटियां बनाने के लिए कहा। हिसाब उसने इस प्रकार लगाया था कि अपने लिए 4 रोटियां, बामन भट्ट के लिए 2, शिष्यों के लिए 1, मतलब 4, हाँ शिष्यों के लिए 1 और बाकी बची 1 रोटी 4 संतानों के लिए, कुल 8 हो गई। यानी कि 4 संतानें 1 रोटी खाएंगे मिलकर। इसी तर्ज पर राष्ट्रीय सरकार बनाने के इच्छुकों पर ये नियम लगाएं तो कांग्रेस के हिंदू कहते हैं कि हमारे लिए 3, मुसलमानों के लिए 3 और बाकी बची 2 अन्य सभी के लिए। हमें तैयार रहना होगा। अब जो होगा वह निर्णायक होगा। इसी वक्त हमें जोरदार संघर्ष करना होगा। ये आखिरी मौका है। जब तक कांग्रेस और हिंदुओं के साथ ही हमारा झगड़ा था, लेकिन अब मुसलमानों से भी भिड़ना पड़ेगा। सपूर समिति के निर्णय के कारण मुसलमान अखबारों के जरिए अस्पृश्यों की आलोचना कर रहे हैं। मुसलमानों का कहना है कि अस्पृश्य हिंदू ही है। हिंदुओं की सीटें कम कर अस्पृश्यों को दी जाती हैं तो उसमें हमारा क्या फायदा है। मुसलमानों की ये सोच मुझे दुखी करती है। मैं उनके साथ झगड़ा नहीं करना चाहता। 1907 में मुसलमानों द्वारा मांटेग्यू को जो मानपत्र दिया गया था उसमें खुद उन्होंने अस्पृश्यों को हिंदुओं से अलग करने की मांग सबसे पहले की थी। तभी से अस्पृश्यों के पृथक चुनाव क्षेत्र की मांग का वे समर्थन करने लगे, लेकिन आज वे खुद उनका विरोध कर रहे हैं। ऐसे हालात हैं, इसलिए हमें जोरदार लड़ाई लड़नी होगी। हम जीत गए हैं ऐसा कोई ना सोचे। आखिर आंदोलन की मजबूती के लिए सभी कार्यकर्ताओं को चाहिए कि वे अपने वरिष्ठों के आदेशों को बिना शिकायत के स्वीकारने होंगे। किसी भी संगठन पर निर्भर रहे बगैर हमें अपना जोरदार संगठन बनाना होगा। श्री मडके बुबा का गौरवपूर्ण जिक्र कर उन्होंने कहना चाहे, कोई कितना भी अनपढ़ क्यों ना हो, हम में से हर किसी को अपने समाज की सेवा करने का अधिकार है। इस तरह कार्य करने वाले नेता हम में से ही विकसित होंगे, इसका मुझे यकीन है। आप सबने जिन्होंने इतना उत्साह और कार्यक्षमता दिखाई, उनके प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और अपना भाषण पूरा करता हूं। आज का पहला प्रश्न, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उदाहरण के द्वारा क्या समझाया है। एक बहुत अच्छा उदाहरण जो बाबा साहब ने यहाँ पे दिया है कि गुड़ की ढेली पर चींटे चिपकते हैं तो उसका क्या कारण है। तो वो एग्जाम्पल किस वजह से, क्या समझाने के लिए बाबा साहब देते हैं। बाबा साहब ने सर्वांगीण उन्नति के लिए कौन सा मार्ग बताया है, और यही 2 प्रश्न हैं। इन 2 प्रश्नों में से किसी एक का जवाब आपको देना होता है हर डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश हम समाप्त करें इससे पहले हम आपको बता दें, कुछ इस तरह का एक वैचारिकी सेंटर सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत में निर्माणाधीन है। आप भी अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान जरूर करें। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश लेकर हम उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कर्ता में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत कर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IIT सेल आवाज का नई दिल्ली।
हमें पूरा भरोसा है कि आप इस डॉक्टर अम्बेडकर संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए सभी व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर करेंगे, स्वयं करेंगे, ऐसी हम आपसे उम्मीद रखते हैं। इसी उम्मीद के साथ अब दीजिए इजाज़त। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।